अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज मैंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है ओवरसीज़ के हवाले से, क्योंकि मैं खुद ओवरसीज़ हूँ। मैं मतलब 20 साल मैंने लंदन में गुजारे हैं। वहाँ पे मैंने काम किया एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, जियो के साथ, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में जाके काम किया, यूएसए में, स्विट्ज़रलैंड में, बेल्जियम हम जाते थे। बात यह कि जो ओवरसीज़ है ना, उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। देखिए, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, इकनॉमिक माइग्रेंट्स कह लें, या बेहतर कैरियर के लिए हम लोग जाते हैं बाहर के मुल्कों में, वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। ये सब लोगों का यही है। मुझे देख लें कि मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस आया जब मैंने एक अपना तालीम भी हासिल कर ली, पैसे भी कमा लिए, तो मैं पाकिस्तान वापस आ गया, क्योंकि हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है। आजकल एक बड़ा मसला चल रहा है, सबको ही पता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बात यह है कि हमें लिमिटेशंस करनी पड़ेंगी। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको जो चीज़ें पहुंचती हैं, मैं अक्सर होता था कि मुझे, जब वो एक मुशर्रफ साहब का एंड का दौर था, जब दहशतगर्दी बहुत उरूज के ऊपर थी ना, तो मेरा दिल नहीं करता था पाकिस्तान आने का, क्योंकि मैं हर वक्त बैठ के ना पाकिस्तानी टीवी चैनल देखता रहता था, मेरा काम भी वही था। मेरा दिल नहीं करता था पाकिस्तान आने को ना, डर खौफ की वजह से। लेकिन जब पाकिस्तान में आता था तो मैं देखता था कि लो, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक है। और उस वक्त आप ये देखें कि दहशतगर्दी की लहर कहाँ तक पहुँच गई थी। सवात तक तालिबान आ गए थे। आपके इलामा इकबाल पार्क में, लाहौर में, कराची के मेहरान बेस पे, मतलब हर जगह धमाके हो रहे थे और खौफ व हरास था। कोई लोग मार्केट में नहीं जाते थे। मैं ईद पे एक दफ़ा आया तो चांद रात पे घर वालों ने कहा नहीं, हमने नहीं जाना, धमाके हो रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको कंट्रोल किया, उधर उन्होंने अपनी जानें भी दी। तो एक तो हमें शोधा का बड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि वो इस मुल्क से जाते नहीं है कहीं, इस मुल्क में रह के इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। तो ये बड़ी समझने वाली चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ओवरसीज़ का बिल्कुल हक बनता है पाकिस्तान में, वोटिंग का भी हक मिलना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने का भी हक मिलना चाहिए। ये सारी कानूनी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरसीज़ के अंदर पाकिस्तान के लिए या किसी भी इदारे के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। आप ग्राउंड रियलिटी आके देखें, कभी कभी वफद बना के आए, मैं आपको साथ लेके चलता हूँ कि किस तरह हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है, पाक फौज जो है, किस तरह पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, और पाकिस्तान को कितने बैरूनी ख़तरात जो हैं वो इस वक्त लाहक हैं। अगर बैरूनी ख़तरात के बाद अंदरूनी ख़तरात भी हम लाहक कर देंगे तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो हमें अपने इदारों का साथ देना चाहिए। जहाँ पे डिफरेंसेस हैं वो गुफ्तो शनीद के साथ, लॉजिक के साथ डिस्कस होना चाहिए। फिर ज़र मुबादला की बात आ जाती है। पाकिस्तान को ज़रूरत है इसकी। देखें, आप सब लोग जिस पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, उस पाकिस्तान को भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत है ना। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा, लेकिन हमें आप सबकी ज़रूरत है, ओवरसीज़ के सरमाए की ज़रूरत है। आप कि अगर सियासी वाबस्तगी है, सियासी लड़ाई है, उसे लड़ें सियासी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मुआशी तौर पे कोई भी पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश ना करे। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब है ना, तो हमें इसकी भी तो फिक्र करनी है, अपना घर भी तो बचाना है। जब घर में लड़ाई होती है, माँ बाप से इख्तलाफात होते हैं, हम घर में बैठ के तय कर लेते हैं। ये नहीं करते कि ड्राइंग रूम में घुस के तोड़ फोड़ शुरू कर दी या इस तरह के कोई काम शुरू कर दिए। तो ओवरसीज़ से मेरी रिक्वेस्ट है, सारे मेरे बहन भाई हैं, बहुत सारे दोस्त यार भी हैं, कि अपने घर वालों को पैसे भेजें, पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजें, ताकि पाकिस्तान फ्लरिश करता रहे। ठीक है ना। ये तो बात होगी ओवरसीज़ की। दूसरे हम आ जाते हैं पॉलिटिकल हालात। खुदा के वास्ते जो इस मुल्क के करता धरता है, वो ये सियासतदानों को कुछ समझाए। ये फिर वो दुपट्टे चेंज होना शुरू हो गए। 2018 में हमने देखा कि वो जनाब इमरान खान साहब के साथ लोगों को जमा किया जा रहा था, वहाँ पे दुपट्टे पहनाए जा रहे थे, जो इधर के शिकारी हैं वो इधर आ रहे थे। सियासत में कुछ ठहराव लेके आए, कुछ समझ बूझ लेके आए। बरतानिया की छोटी सी मिसाल देता हूँ। ब्रेग्जिट के बाद कंजर्वेटिव के बड़े पॉपुलर लीडर थे डेविड कैमरॉन। उन्होंने सिर्फ इसलिए वजारत आज़मा छोड़ दी कि यार मैं पब्लिक पल्स को नहीं समझ सका, जिस पब्लिक ने मुझे वोट दे के भेजा है, अगर मैं उनकी पल्स को नहीं समझ सका तो मुझे छोड़ देना चाहिए। फिर टीसा मे आई, फिर बोरिस जॉनसन आया, अब ऋषि सुनैक है। लेकिन देखें कि वहाँ पे टर्मोइल नहीं हुआ, कोई वहाँ पे जोड़ तोड़ नहीं हुआ, वहाँ पे कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। तो सियासतदानों को भी समझ जाना चाहिए, पाक अफवाज उनकी वजह से बदनाम होती है, क्योंकि जब आप अपना काम पूरा नहीं करते, उन्हें बीच में आके आपको हेल्प आउट करना पड़ता है। सैलाब में वो आपकी आके मदद करते हैं, जल्जले में वो आपकी आके मदद करते हैं, कोई भी नेचुरल क्लाइमेट ही आ जाए, पाक फौज सबसे आगे होती है। आपके इदारे किधर है? आप लोग जो इतने अरसे हुकूमत करते हैं, क्यों नहीं आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाते? और फिर दूसरी बात, मेरे ख्याल से हमारी अदलिया को जो है ना, वो इस किस्म के केसेस जो है वो प्रॉपरली डील करने चाहिए। अगर कोई करप्ट है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी जरदारी साहब करप्ट है, वो पाकिस्तान के सदर भी बन जाते हैं। दूसरे ममालिक में चले जाए, वहाँ पे तो कभी हमने इस किस्म की चीज़ें नहीं देखी हैं।
تو یہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ 5 سال پہلے ایک بندہ چور تھا، اس کے بعد آپ وزیر اعظم بنا دیتے ہیں اس کو. یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس میں جو ہے نا شفافیت آنی چاہیے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جو اربوں خربوں کا بجٹ لیتا ہے، کم از کم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرانے شروع کریں جس سے اسٹیبلٹی آئے. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا. یہ مجھ جیسی ناچیز اگر یہ جانتا ہے تو آپ کیوں نہیں جانتے ہوں گے؟ میرے پچھلے آپ ٹی وی کے 6 مہینے کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، میں اس میں چیخ چیخ کے یہی بات کہتا رہا. چیختا تو ویسے میں نہیں ہوں، ذرا آرام سے ہی بات کرتا ہوں. میں یہ بات کہتا رہا کہ جس نہج پہ یہ معاملات پہنچ چکے ہیں یہ بہت بڑی کوئی گڑبڑ ہوگی. یہ ابھی سلجھا لیں اس کو، ریاست کے تمام ستون مل کے سنبھال لیں، نہیں تو کوئی بہت بڑی چیز ہو جائے گی. اور ہو گئی. 9 مئی ہو گیا، کتنا بڑا نقصان ہوا، کتنی دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہوئی، کتنا شہیدوں کے بچوں کی، بیواؤں کے، یتیموں کے دل دکھے. ہو گیا نا. ابھی بھی میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی اگر یہ نفرت کی آگ کو ختم نہیں کیا گیا، نفرت کی آگ کو ختم نہیں کیا گیا، انا بازی ختم نہیں کی گئی، ضد ختم نہیں کی گئی، تو ملک نہیں چلے گا اس طرح آگے. پھر خدا نخواستہ کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. تو میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، سیاستدانوں سے ریکویسٹ ہے کہ بیٹھیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات ہوئی تھی، وہاں پہ جا کے تمام معاملات سیٹل کیے گئے تھے. تو اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو خدا کے واسطے تمام لوگ مل جل کے بیٹھیں. ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا، عورتوں کے اوپر تشدد کرنا، چار دیواری کا تقدس کو پامال کرنا، اس بات کو خدا کے واسطے چھوڑ دیں. پاکستان کے بارے میں سوچیں کہ معیشت کیسے بہتر کرنی ہے. اپنی انا کو اٹھا کے پیچھے رکھیں اور معیشت کے بارے میں سوچیں. جن غریبوں کا، عوام کا ووٹ لے کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، خدا کے واسطے ان کے لیے بھی کچھ کر دیں. اسمبلی کے سٹاف کی 100% تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے، منسٹر جو ہے وہ سیرے کرتے پھر رہے ہیں، کوئی دل سے کام نہیں کر رہا. خدا کے واسطے اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان کے نوجوان کے لیے، جو نوجوان ہمارا کل کا معمار ہے، اس کے لیے کچھ کام کریں. اس کو کچھ روزگار دیں، اس کو کچھ سکون دیں. جو لاکھوں روپے دے کے وہ یونیورسٹیوں سے باہر نکلتے ہیں ان کو کوئی روزگار ملنا چاہیے. میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مل جل کے بیٹھیں اور پاکستان کے لیے کام کریں. بہت شکریہ.